गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। आज हम मलेरिया के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं ये कैसे होता है। थोड़ा सा इंट्रो है छोटा सा। तो जो मलेरिया है एक मॉस्किटो से होता है, मच्छर से। ठीक है, तो उसका नाम होता है एनाफिलिस मॉस्किटो। इसके कारण से ये मलेरिया फैलता है, जो सबसे पहले हमारे स्किन में बाइट करेगा और इसका जो पैरासाइट है वो लिवर तक जाएगा एंड लिवर से ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से हमारे आरबीसी में जाएगा। ठीक है, आरबीसी में पहुंच के ये मल्टीप्लिकेशन करता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम आते हैं मलेरिया की डेफिनेशन पे। ठीक, तो मलेरिया देखते हैं। मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटिंग डिजीज। मलेरिया क्या है? एक लाइफ थ्रेटिंग डिजीज है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देने वाली एक बीमारी है। इट इज टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट। जो किसके माध्यम से ट्रांसफर होती है? बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो। किसके कारण से? इन्फेक्टेड जो एनाफिलिस मॉस्किटो है उसके काटने से फैलती है। ठीक है, एंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो कैरी द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो कैरी करता है अपने अंदर, वाहक होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट का। ठीक, एंड व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स, और जब ये मॉस्किटो बाइट करता है तो द पैरासाइट इज रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो अपना ये पैरासाइट लार्वा है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। ठीक है, एंड ऑन्स द पैरासाइट आर इनसाइड योर बॉडी। अगर एक बार जब पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, दे ट्रेवल टू द लिवर। तो वो कहां पे ट्रेवल करता है? लिवर तक। एंड वेयर दे मैच्योर, और लिवर में पहुंच के ये पूरी तरह परिपक्व होता है। अर्थात आएगा तो पैरासाइट जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो आएगा तो इमेच्योर कंडीशन में, अपरिपक्व रूप में, और जब ये लिवर तक पहुंचेगा तो लिवर में पहुंच के ये पूरी तरह मैच्योर होता है। अर्थात लिवर इसका वाहक है, घर है, वहां पे जाके ये पूरी तरह अपने आप को बनाता है जाके। ठीक है, एंड आफ्टर सेवरल डे, उसके बाद में कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद इसमें देखेंगे, द मैच्योर पैरासाइट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। जो मैच्योर पैरासाइट हैं, परिपक्व पैरासाइट हैं, वो ट्रांसफर होते हैं कहां पे? पैरासाइट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर्स करेंगे एंड बिगेन द इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल। और वहां से वो स्टार्ट कर देते हैं इन्फेक्ट करना, संक्रमित करना रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसी को संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड विद इन 42 एंड 72 हावर्स, और 48 से 72 घंटों के अंदर में द पैरासाइट इनसाइड द आरबीसी मल्टीप्लाई कॉजिंग द इन्फेक्टेड सेल्स टू ब्रस्ट ओपन। ठीक है, अर्थात देख लेते हैं इसको। विद इन 48 टू 72 हावर्स, 48 से 72 घंटों के अंदर में द पैरासाइट इनसाइड द आरबीसी मल्टीप्लाई, जब परिपक्व हो गया लिवर में पहुंच के, फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा, देन आरबीसी में यह आके अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। एक से कई सारे ये पैरासाइट उत्पन्न होंगे जाके आरबीसी में, और वो कॉज बनेंगे इन्फेक्टेड सेल्स टू ब्लस्टर ओपन। अर्थात हमारे सारे जो आरबीसी सेल्स हैं उनको पूरी तरह इन्फेक्टेड करने के वो कारण बन जाएगा। ठीक है, एंड द पैरासाइट कंटिन्यू टू इन्फेक्ट आरबीसी, और लगातार जो पैरासाइट रहेगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ठीक है, वो लगातार हमारे इन्फेक्ट करता रहेगा आरबीसी को। रिजल्ट इन सिम्टम्स दैट ऑकर इन साइकिल, जिसके तत्स्वरूप इसका जो रिजल्ट निकलेगा, सिम्टम्स उत्पन्न होने लग जाएंगे मलेरिया के हमारी बॉडी में। एंड दैट लास्ट 2 to 3 days एट ए टाइम, और एटलीस्ट 2 से 3 दिनों के अंदर में क्या होगा? इसके पूरी तरह सिम्टम्स उत्पन्न हो जाएंगे। एंड अब देखते हैं इसके कॉजेज। यहां तो कोई डाउट है? एक बार फिर से मलेरिया को देख लेते हैं। तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन, जो हमारे जीवन को नष्ट करने वाली कंडीशन है। ठीक है, और यह जो मलेरिया है एनाफिलिस मॉस्किटो नाम के मच्छर से उत्पन्न होने वाली डिजीज है, उसके काटने से उत्पन्न होगा। ठीक, ये सबसे पहले हमारे लिवर में पहुंचेगा, लिवर में पूरी तरह मैच्योर होगा, देन ये लिवर से जाएगा हमारे इस ब्लड स्ट्रीम में, वहां से हमारे आरबीसी में जाता, आरबीसी में ये मल्टीप्लाई होगा, अब मल्टीप्लाई होने के बाद में ये पूरी तरह हमारे आरबीसी में इन्फेक्टेड, पूरी तरह हमारे जो ब्लड में है इन्फेक्शन फैला देगा, और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में 2 से 3 दिनों बाद में इसके सिम्टम्स उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मलेरिया के सिम्टम्स। अंडरस्टैंड?
एंड देन अब हम बढ़ते हैं इसके कॉजेज की तरफ। तो कॉजेज ऑफ मलेरिया कैन ऑकर्स इफ ए मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद द प्लाज्मोडियम पैरासाइट बाइट्स। सिर्फ मलेरिया किससे उत्पन्न होता है इसमें बताया गया है, मलेरिया कैन ऑकर्स, जो मलेरिया है वो उत्पन्न होगा इफ ए मॉस्किटो इन्फेक्टेड, अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है किससे, विद द प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, अगर वो काट रहा है और वो इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, तब ही वो हमको संक्रमण फैला सकता है, हमको काटेगा तो हमको मलेरिया हो सकता है। देन देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। ठीक है, जो ह्यूमंस हैं मानवों में, तो 4 प्रकार के जो मलेरिया रहेंगे वो मलेरिया पैरासाइट रहेंगे, वो इन्फेक्ट करता है। तो जो 4 प्रकार के मलेरिया पैरासाइट्स कौन कौन से हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवलाई एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। वंस अगेन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, then second one plasmodium ovuli, third one plasmodium malariae, fourth one plasmodium falciparum। अब इसमें हम जो चारों प्रकार में एक चीज नोट डाउन करेंगे, इसमें जो प्लाज्मोडियम ओवलाई है ये हमारे इंडिया के अंदर में नहीं पाई जाती है, बाकी की तीनों प्रजातियां हमारे इंडिया में देखी जा सकती हैं, बट ये जो ओवलाई वाली कंडीशन है, ओवलाई प्लाज्मोडियम है, ये हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है। माइंडेड कर लेना सब लोग। अब इसमें देख लेते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर में पाई जाने वाली प्रजाति हैं वो कौन कौन सी हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। अंडरस्टैंड। अब हम आगे देखते हैं। ए प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कॉज ए मोर सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कॉज ए मोर सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज। जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है एक कारण है मोर सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज। इस सारी डिजीज मलेरिया कंडीशनों में एक सीवियर गंभीर रूप से होने वाली बीमारी है एक प्लाज्मोडियम जो फाल्सिपेरम हो रहा है। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ मलेरिया, ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है एक टाइप का जो मलेरिया रहेगा अगर बॉडी में, हैव ए हायर रिस्क ऑफ डेथ, तो इसके कारण से डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अंडरस्टैंड। जिसमें जो 3 प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो गंभीर वाली प्रजाति है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है, इसके कारण से मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड। जो मलेरिया रहेगा वो हमने बता दिया है ऊपर, सबसे पहला इसका कारण बनेगा मॉस्किटो इन्फेक्टेड। अगर मॉस्किटो एनाफिलिस मॉस्किटो है वो बाइट करा है तो फैल सकता है। अदर जो रहेंगे वो और कौन कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से मलेरिया ट्रांसफर हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी में आ सकता है। तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये आरबीसी को इन्फेक्टेड करता है, तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड, तो ये ब्लड के माध्यम से ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। सो इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं किसके माध्यम से ये ट्रांसफर हो सकता है। तो फर्स्ट वन आएगा इसमें एन ऑर्गन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ऑर्गन, अगर कोई ऑर्गन हमारे बॉडी में ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, अगर वो किसी और को पर्सन को मलेरिया है, अगर वो उसका ऑर्गन निकाल के हमारी बॉडी में ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तब हमको होने के चांसेस हो जाएंगे। एंड देन ए ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तब हमको होने के चांस रहेंगे। जिसके ब्लड में पहले से ही मलेरिया का पैरासाइट मौजूद है, उससे ब्लड निकाल के हमारी बॉडी में जा रहा है तो हमको इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। एंड यूज ऑफ शेयर्ड निडल और सिरिंज, एक दूसरे से निडल और सिरिंज शेयर करने से, इन्फेक्टेड पर्सन वाली निडल हो या सिरिंज हो अदर पर्सन में लगा देंगे तो अदर को भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मॉस्किटो के कारण से हुआ, सेकेंड वन एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, थर्ड वन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फोर्थ वन शेयर्ड निडल और सिरिंज। अंडरस्टैंड। अब हम बढ़ते हैं इसके साइनिंग सिम्टम पे, तो एक बार देख लेते हैं इसके साइनिंग सिम्टम। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया टिपिकली डेवलप विद इन 10 डेज। जो इसके सिम्टम्स रहेंगे मलेरिया के वो कितने दिनों के अंदर में डेवलप हो जाएंगे, विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर में इसके साइनिंग सिम्टम उत्पन्न हमारे शरीर में हो जाएंगे।
एंड 2-4 वीक्स फॉलोइंग द इन्फेक्शन, और ये कहाँ 10 days to 4 weeks फॉलोइंग द इन्फेक्शन, जो इसका संक्रमण रहेगा वो 10 days से 4 सप्ताह तक ये संक्रमण हमारे बॉडी के अंदर में फॉलो कर सकता है, ठीक है। एंड इन सम केसेस, अब कुछ केसेस में देखा गया है, सिम्टम्स में नॉट डेवलप फॉर सीवरल मंथ, कुछ पेशेंटों में इसके जो सिम्टम्स रहेंगे वो कुछ महीनों तक नजर ही नहीं आते हैं कि आखिर इसको मलेरिया है भी या नहीं है, ठीक है। एंड फर्स्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड, इसमें फर्स्ट जो मुख्य इसके स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स हैं, सामान्य सिम्टम हैं, चिन्ह लक्षण हैं, वो कौन कौन से रहेंगे? सेकिंग चिल्स दैट कैन रेंज फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर, इसमें कपकपी के साथ ठंडी लगेगी जो मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन चलेगी, ठीक है। पहले हल्का हल्का लगेगा, फिर बाद में मॉडरेट कंडीशन, फिर डायरेक्ट सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगी, ठीक है। जो ठंड रहेगी वो सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर। एंड देन सेकेंड वन है हाई फीवर, जो मलेरिया का बनेगा सिम्टम बनेगा, इसमें हाई फीवर आएगा, ठीक है। एंड थर्ड वन है परफ्यूज स्वेटिंग, इसके बाद में इसमें स्वेटिंग होगी। तो हम देख लेते हैं मलेरिया की जो 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। सबसे पहले इसको बोला गया है राइगर, जो इसके सिम्टम इसमें नजर आएंगे, ठीक है, हॉट, कोल्ड और स्वेटिंग, ठीक है। तो ये 3 स्टेज रहेंगी। तो अब इसमें देखते हैं स्वेटिंग। एंड हेडेक होगा, इसमें सिर में दर्द, नोजिया होगी, जी मचलाएगा पेशेंट का, वॉमिटिंग, उल्टी आना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, एंड एनीमिया की कंडीशन। एनीमिया में जब आरबीसी का आरबीसी में इन्फेक्शन है तो आरबीसी पूरी तरह संक्रमित हो रहे हैं तो एनीमिया कंडीशन नॉर्मली है उत्पन्न हो जाएगी। एंड मसल्स पेन होगा, इसमें मांसपेशियों में दर्द होना, एंड कोमाइक कंडीशन हो सकती है, एंड ब्लडी स्टूल अर्थात मलीना कंडीशन आएगी, इसमें स्टूल के साथ में ब्लड आ गया अर्थात मल के साथ में ब्लड, रक्त का आना, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी थोड़ा दिखेगा नहीं बट, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे हेडेक शुरू होगा सिस्टम में, उसके बाद में सिस्टमिक अर्थात जो हमारे जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाता है तो सबसे पहले हमारा फीवर, स्वाभाविक है फीवर बढ़ेगा तो फीवर आएगा। मस्कुलोस्केलेटल के कारण जब मसल्स में प्रॉब्लम पहुंचेगी तो उसके कारण से थकावट और पेन उत्पन्न होगा मांसपेशियों में। एंड बैक में पेन हो सकता है, मतलब बैक पोर्शन में। एंड स्किन में क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, चेंजेस आएंगे, चिल्स और स्वेटिंग होगी स्किन के कारण से, ठीक है। रेस्पिरेटरी में क्या क्या बदलाव आएगा, ड्राई कफ हो सकता है इसमें। एंड स्प्लीन में क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टोमक में नोजिया और वॉमिटिंग, स्टोमक में जब प्रॉब्लम पहुंचेगी तो उसके कारण से नोजिया और वॉमिटिंग उत्पन्न होगी। एंड देन साइन सिम्टम क्लियर हो गया। देन अब आगे बढ़ते हैं इसके डायग्नोस, इसकी जांच क्या है। तो इसकी जांचेस फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले हम साइन सिम्टम के माध्यम से देख लेंगे इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। देन इसके फिजिकल एग्जामिनेशन, पूरा शारीरिक परीक्षण होगा पेशेंट का, ठीक है। एंड देन ब्लड टेस्ट, और इसकी रक्त की जो जांच है लेबोरेटरी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम कंफर्म कर सकते हैं कि मलेरिया है या नहीं, इसमें ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं आगे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस मलेरिया। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया मतलब जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले, जो हमारे जीवन को घातक पहुंचा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं मलेरिया के। तो हम देख लेते हैं स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस बनेगा क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन और सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है। तो इसमें स्वेलिंग हो जाएंगी हमारी ब्लड वेसल, जो रक्त वाहिनियां हैं वो हमारी स्वेल कर जाएंगी, सूजन आ जाएगी उसमें, ऑफ द ब्रेन, वो भी किसकी, ब्रेन की, ठीक है। एंड और साथ ही क्या उत्पन्न हो सकता है, सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया भी इसमें उत्पन्न हो सकता है, अर्थात ब्रेन में हमारे सेरिब्रल में मलेरिया पहुंच सकता है, ठीक है। एंड सेकंड वन है ऑर्गन फेलियर ऑफ द किडनी, लिवर और स्प्लीन, ठीक है। तो इसके कारण से हमारा ऑर्गन भी फेल्योर हो सकते हैं, मतलब काम करना बंद कर सकते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया और स्प्लीन हो गया। देन थर्ड वन है एनीमिया, एनीमिया जो नॉर्मली है जब आरबीसी में इन्फेक्शन हो रहा है तो एनीमिया भी होगा,
तो एनीमिया ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया किसके कारण से हो रहा है? जब हमारे डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रेड आरबीसी बदलाव आ रहे हैं, उसको टूट रहे हैं, आरबीसी बन ही नहीं रहा है नॉर्मल, तो हमारे आरबीसी में बदलाव कारण से एनीमिया उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, देन इसमें कोई प्रॉब्लम एक बार फिर से देख लेते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट वन, स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन। ब्लड वेसल्स जो ब्रेन की वो स्वेल कर जाएंगी, सूजन आ जाएगी, एंड साथ ही सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है, एंड ऑर्गन फेल्योर हो सकते हैं। सेकंड वन में द किडनी, लिवर और स्प्लीन, जिसमें ऑर्गन में कौन कौन से आएंगे? किडनी, लिवर और स्प्लीन। और थर्ड वन है एनीमिया आएगी, वो भी किसके कारण से? ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के कारण से एनीमिया कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। इसमें एंटी पैरासाइटिक, जिसको हम दूसरा बोलेंगे एंटी मलेरियल ड्रग, पैरासाइट को खत्म करने के, जो पैरासाइट के अगेंस्ट काम करे वो उसको एंटी पैरासाइटिक बोलेंगे। ठीक है, एंटी मलेरियल, जो मलेरिया के अगेंस्ट काम करे, मलेरिया से बचाने का काम करे, उसको एंटी मलेरियल ड्रग। तो सबसे पहला एग्जांपल बनेगा क्लोरोक्विन फॉस्फेट, ये इसकी एंटी मलेरियल ड्रग है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट। ठीक है, सेकंड वन है क्विनाइन सल्फेट, अंडरस्टैंड। एंड अब साथ ही इन्फेक्शन फैला है बॉडी में, तो हमें बॉडी में एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत होगी। तो एंटीबायोटिक्स में हम देंगे डॉक्सीसाइक्लिन, क्लेंडामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, कोट्राइमाजोल। ठीक है, ट्राइमोक्साजोल, सॉरी, कोट्राइमोक्साजोल एंटीबायोटिक्स देंगे। एंड अदरवाइज सिस्टमेटिक ड्रग चलेगी, जैसे कि फीवर है तो एंटीपायरेटिक, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल। पेन हो रहा है तो उसी के साथ फीवर वाली जो मेडिसिन है, तो एक नर्स को नॉलेज होनी चाहिए कि जो फीवर की मेडिसिन है वो ही पेन में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे फीवर के लिए अलग मेडिसिन और पेन के लिए अलग देने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को अगर एक ही मेडिसिन दे रहे हैं पैरासीटामोल, तो दोनों में ही वो काम कर सकती है। अदरवाइज जी मचला रहा है या वॉमिटिंग हो रही है तो उसको लिए हम वॉमिकाइंड या और निडास्ट्रॉन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अकॉर्डिंग उसको हम ट्रीटमेंट देंगे, अंडरस्टैंड। अब हम इसके बचाव की तरफ बढ़ते हैं। बचाव में सब लोग घर पे यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा यही बचाव है इसका, नेट, बेड नेट, मच्छरदानी का उपयोग करें। ठीक है, मच्छरदानी का अच्छे से उपयोग करें घर पे। एंड मच्छरदानी कैसी होनी चाहिए? कहीं से फटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, तभी ये हम लोगों के लिए लाभदायक बन सकती है। ठीक है, एंड देन डिटरमाइन लेवल ऑफ रिस्क। तो इसके जो प्रिवेंशन रहेंगे, सबसे पहले हम डिटरमाइन खोजेंगे लेवल ऑफ रिस्क कि किस एरिया में ज़्यादा चांसेस हैं मलेरिया फैलने के। ठीक है, मलेरिया कहाँ पे ज़्यादा फैल सकता है? जहाँ पे तालाब के किनारे अगर घर हैं, नालियाँ बड़ी बड़ी निकली हैं, तो वहाँ उन जगहों पे मच्छर ज़्यादा होने के चांस हैं। तो हम सबसे पहले खोज करेंगे कहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं उन जगहों की। ठीक है, एंड अवॉइड स्लीपिंग आउटसाइड। दूसरा जो इसका बचाव बनेगा कि हम बाहर में ना सोएं, हमेशा घर के कमरे के अंदर ही सोएं, जिससे हम मच्छर से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज यूज बेड नेट, हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करें घर के अंदर में। एंड फोर्थ वन है यूज मॉस्किटो रिपेलेंट। ठीक है, इसमें रिपेलेंट में जैसे कि हम ऑइंटमेंट हो गया, ट्यूब हो गया मच्छर का, या ऑयल हो गया, लोशन हो गया, एंड मॉर्टिन हो गया, कॉइल वगैरह हो गया, स्प्रे हो गया, ये सब चीज़ों का हम उपयोग करके मच्छरों को दूर रख सकते हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ वन है बियर लॉन्ग स्लीव्स शर्ट्स एंड ट्राउजर इन द इवनिंग एंड एट नाइट। हमेशा रात में सोते समय या इवनिंग में हमें किसका उपयोग करें? लॉन्ग स्लीव्स शर्ट, पूरी फुल बाजू वाली शर्ट का, एंड ट्राउजर का, फुल ट्राउजर का, जिससे हम मच्छरों के काटने से बच सकते हैं। ठीक है, बचा सकते हैं अपने आप को। फॉलो योर प्रेस्क्रिप्शन केयरफुली। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट बनेगा हमारा, जो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करें, कैसे उसने मेडिसिन बताई है, किस तरह लेना है मेडिसिन, उसको फॉलो करें। थैंक यू।